अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हमने जो इससे पहले टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था आपका प्री रेनल एज़ोटीमिया। अब जो नेक्स्ट है वो है पोस्ट रेनल एज़ोटीमिया। हमने टॉपिक इस तरह कवर करने हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाए। अच्छा, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि पोस्ट रेनल एज़ोटीमिया में क्या होता है कि हमारे किडनी के बाद इशू है कोई। ठीक है, किडनी के बाद फॉर एग्जांपल वो यूरेटर में हो सकता है, वो हमारे ब्लैडर में हो सकता है। ठीक है, ब्लैडर की नेक पे हो सकता है। इन जगहों पे अगर इशू है, आपके यूरिथ्रा में इशू है, तो क्या होगा, आपके रेनल के बाद इशू है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब ना इसकी हम कॉजेज़ की तरफ चले जाएं। पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी कॉजेज़ बता देता हूँ। इसकी कौन कौन सी कॉजेज़ है जिसकी वजह से हमारा पोस्ट रेनल एजोटीमिया हो सकता है। इसकी कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेज़ में सबसे पहले ना अगर हम बात करें इसकी ब्लैडर की नेक पे। ठीक है, ब्लैडर नेक पे तो क्या क्या हो सकते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। आपको पता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि जो आपके प्रोस्टेट का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब आपके प्रोस्टेट का साइज़ इंक्रीज़ कर देगा तो जो साथ यूरेटर होंगे उसको वो क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, जो साथ उसके यूरेटर होगा। ठीक है, जब आपका यूरेटर कंप्रेस हो जाएगा तो आपका यूरिन ठीक ठीक पास नहीं कर सकेगा। यूरिन पास नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका यूरिन पास नहीं करेगा तो जीएफआर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यूरिन पीछे की तरफ आपकी किडनी की तरफ वापस जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये थी इसकी कौन सी कॉज, ब्लैडर नेक पे जो इशू हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्राइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हुआ, उसकी वजह से आपके यूरेटर कंप्रेस हुए। यूरेटर कंप्रेस हुए तो आपका यूरिन बैक फ्लो किया किडनी की तरफ। जब बैक फ्लो किया तो जीएफआर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। अब कोई ना कोई प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी को प्रोस्टेट कार्सिनोमा था, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड कॉज थी इसकी। अच्छा, ये पहली बीपीएच थी, दूसरी प्रोस्टेट कैंसर है, और तीसरी याद रखनी है कोई ना कोई एंटी कोलिनर्जिक ड्रग ले रहा है पेशेंट। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एट्रोपिन की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, वो भी एक क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है। एट्रोपिन की, एट्रोपिन क्या करेगी, आपकी किसको ब्लॉक कर देगी, आपकी एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देगी। आपकी जब एसिटाइलकोलिन ब्लॉक हो गया तो प्री पोस्ट पे आपको पता है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे, ये हमारा एएनएस फार्माकोलॉजी का है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था हमने, उसकी फार्मा में पढ़ा था कि ये आपकी प्री पे भी एसिटाइल होता है, पोस्ट पे भी एसिटाइल होता है। ठीक है, किस कंडीशन में, पैरासिम्पथेटिक कंडीशन में। अब जब हमारा एट्रोपी इसने एंटीकोलिनर्जिक ने एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर दिया, इसने जाके क्या करवाना था, आपके एक्शन पोटेंशियल को भी मेंटेन इसने करवाना था। ठीक है, ये रिसेप्टर्स के थ्रू आगे पोस्ट साइनेप्टिक को मैसेज देता था। अब हमने वो ड्रग दे दी जिसने एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर दिया। जब आपका एसिटाइल कोलिन ब्लॉक हो जाएगा तो मैसेज आगे जाएगा नहीं। जब मैसेज आगे जाएगा नहीं तो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ब्लैडर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यूरिन स्टेसिस हो जाएगी, उसमें यूरिनरी स्टेसिस हो जाएगी। ठीक है, ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अच्छा, ये तो थी यूनिलेटरल। यूनिलेटरल भी हो सकती हैं, बायलेटरल भी। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं किसकी, बायलेटरल कॉज की। बायलेटरल कॉज कौन सी हो सकती है, जो दोनों साइड के यूरेटर को ब्लॉक करे और उसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हो जाए। बायलेटरल में कोई ना कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है, कोई ना कोई कैंसर हो सकता है। ठीक है, यूरेट्रल स्टोन हो सकते हैं दोनों साइड पे। जो अगर यूरेट्रल पेशेंट को स्टोन है तो उसकी वजह से बैक फ्लो होगा, किसका, यूरिन का बैक फ्लो होगा, और किडनी को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। ये क्या है इसकी बायलेटरल कॉज। अच्छा, सिम्टम्स में जाने से पहले ना मैं आपको इसकी ना इसको इसको ना दो दो में कैटेगराइज किया गया, किसको, पोस्ट रेनल एजोटीमिया में। ठीक है, किसके अंदर, एक होती है इसकी अर्ली स्टेज, एक होती है इसकी लेट स्टेज। दोनों के जो क्लिनिकल फीचर हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं दोनों के। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, अर्ली स्टेज को डिस्कस करेंगे कि अर्ली स्टेज में क्या होता है। अर्ली पोस्ट रेनल एजोटीमिया, आपका जो अर्ली पोस्ट रेनल एजोटीमिया है ना, इसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल किसी को ना, किसी पेशेंट को क्या है, यूरिट्रल स्टोन है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसको क्या है जी, यूरिट्रल स्टोन है। ठीक है, यूरिट्रल पेशेंट को स्टोन है,
या आप ये कह लें कि उसके पेशेंट के अंदर ना, पेशेंट को क्या है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, उसका यूरेटर कॉम्प्रेस किया, यूरेटर जब कॉम्प्रेस करेगा तो यूरिन का क्या हुआ, बैक फ्लो हुआ, यूरिन क्या हुआ, बैक फ्लो हुआ किडनी की तरफ। अब देखें, अब जब यूरिन का क्या होगा, बैक फ्लो होगा किडनी की तरफ, सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, जब बैक फ्लो होगा तो क्या, मैंने आपको ऊपर जो पहले भी बताई थी कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, उसका जीएफआर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आगे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो जीएफआर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, जीएफआर कम होगा, पहला फीचर इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, इसमें इसमें ना अर्ली स्टेज में अभी जो आपके एपिथेलियल सेल होते हैं ना, ट्यूब्यूलर सेल होते हैं, जिन्होंने यूरिया और नाइट्रोजन और मतलब फॉर एग्जांपल सोडियम की एक्सक्रीशन को कम करना होता है और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाना होता है बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा किडनी के लेवल पे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल है ना वो डैमेज नहीं हुए, एपिथेलियल सेल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब आपके एपिथेलियल सेल बिल्कुल ठीक है तो जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम था वो कितना होगा, लेस देन 1% ही अभी स्टिल अभी होगा पेशेंट के अंदर। क्यों, क्योंकि अभी उसके क्या है, एपिथेलियल ट्यूबुलर सेल बिल्कुल ठीक है, जो उसका ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रेटिनिन की जो रेशो थी वो कितनी होगी, 20:1 ही, स्टिल अभी भी 20:1 ही होगी इस पेशेंट के अंदर। अर्ली में कौन से फीचर सारे अपीयर कर रहा है, प्री वाले ही फीचर दे रहा है, लेकिन प्लस उसने अगर कोई कॉज मेंशन कर दिया है कि कोई ना कोई पेशेंट के अंदर यूरेट्रल स्टोन है या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट कार्सिनोमा का पेशेंट है। ठीक है, कॉज बस थोड़ी सी इसकी चेंज हुई है, बाकी इसके क्लिनिकल फीचर सारे वही हैं। ये तो मैंने आपको क्या बता दिया अर्ली फेज में, लेकिन इसकी दो फेजेज होती हैं, दूसरी इसमें जो होती है वो होती है लेट फेज। ठीक है, लेट फेज में अब क्या होगा, लेट फेज में ये होता है कि क्रॉनिक कंडीशन पे जाके ना, फॉर एग्जांपल लेट स्टेज में ये होगा कि हमारी ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा देर रही है। अब देखें, जब हमारी ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा देर रही है, पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा देर है, तो फिर क्या हुआ, फ्लो बैक जाता रहता जाता रहता, जब फ्लो बैक जाता रहेगा तो इसने क्या करना है, एक टाइम आएगा जो जो आपके एपिथेलियल सेल होते हैं ना, ठीक है, उसकी क्या कर देनी है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जो ट्यूबुलर सेल्स हैं उनकी क्या कर देनी है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी है। अब देखें, जो आप क्या सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे थे हमारी बॉडी के अंदर, क्या आप वो रीअब्जॉर्ब करेंगे, डेफिनेटली वो अब रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जब वो रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो एक्सक्रीट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम है ना वो ग्रेटर देन 2% होती है। ये वो पूछते भी हैं मोस्टली, कब ये 2% से ज़्यादा होती है। आपने इसमें ये बताना तब होती है जब हमारे क्या डैमेज हो जाते हैं, एपिथेलियल सेल डैमेज हो जाते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन प्लस जो क्रेट की रेशो है ना ये लेस देन 15% हो जाती है। ये आपने इसके फीचर याद रखने हैं। ठीक है, 15% से कम रह जाता है किसके अंदर, यूरिया नाइट्रोजन हमारी ब्लड के अंदर रह जाता है। अच्छा, अब दोनों में यूरिन पे क्या इफेक्ट होगा, इसमें जो हमारा यूरिन होगा ना किसके अंदर, अर्ली के अंदर, आप यहाँ पे मेंशन कर लें, हमारा अर्ली के अंदर स्टिल क्या होगा, हाइपर ओस्मोलर, सारे वही फीचर देगा हमें, कौन से, प्री रेनल वाले। ठीक है, जिसने प्री रेनल अच्छे से सुना है ना उसका जो यहाँ पे अर्ली पोस्ट रेनल एजोटीमिया है ना वो इट सेल्फ कवर हो जाएगा। लेकिन लेट कंडीशन में क्या होगा पता है आपको, लेट कंडीशन में ना आपका हाइपोस्मोलर यूरिन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, हाइपर ओस्मोलर यूरिन। यूरिन की ओस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, लेस देन 500 मिली ओस्मोल पर केजी। ठीक है, ये दोनों के फीचर्स थे। अब इन दोनों को हम इस तरह करते हैं, टेबल बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, और इन दोनों को हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। किसको किसके किससे डिफ्रेंशिएट करना है, अर्ली को लेट से। इधर हम सारे लिख लेते हैं जी अर्ली वाले फीचर, यहाँ पे ये अर्ली है हमारा और ये लेट है। अर्ली में क्या होता था, जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन जो सोडियम था, जो हमारा फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन जो सोडियम था वो कितना था, लेस देन 1 था, पहला फीचर। इसमें क्या था, ग्रेटर देन 1% था। ठीक है, और इसमें जो BUN हमारी और क्रेटिनिन की जो रेशो थी वो क्या थी, 20:1। ठीक है, और इसमें क्या होगा,
लेस देन 15% होगा। ठीक है, इसके अंदर हमने और क्या देखा था, इसमें जो यूरिन था वो हमारा कौन सा था, हाइपर ओस्मोलर। हाइपर ओस्मोलर क्यों था, क्योंकि अभी इसमें जो एपिथेलियल सेल है वो डैमेज नहीं हुआ। और इसमें क्या था, हाइपो ओस्मोलर देखा था हमने। ठीक है, हाइपो ओस्मोलर देखा था। ये दोनों के क्लिनिकल फीचर है। रीज़न मैंने बता दी क्यों हम दोनों में देखेंगे, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है यहाँ पे, एपिथेलियल सेल डैमेज हो रहे हैं। क्या डैमेज हो रहा है, एपिथेलियल सेल डैमेज। किस में हो रहे हैं, लेट स्टेज में। लेट स्टेज में याद रखिएगा, वो पूछते हैं कि पोस्ट रेनल में किस स्टेज पे जाके आपका जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, यूरिन हाइपोस्मोलर कब होता है। तो आपने बताना है कि लेट में, लेट पोस्ट रेनल एजोटीमिया के अंदर। ठीक है, ये छोटा सा इसमें इन्होंने मतलब टॉपिक था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। पूछ लेते हैं कि कब ये आपका डैमेज होता है, कब लेट और अर्ली में डायग्नोस पूछ लेते हैं। डायग्नोसिस और मैनेजमेंट कैसे करनी है जी, देखना है पेशेंट के अंदर ब्लड यूरिया। अब इसके डायग्नोसिस की बात कर लें, हमने इसके अंदर क्या सबसे पहले देखना है, क्रेट रेशो देखनी है। इसमें क्रेटिनिन रेशो कितनी है, 20:1 है। तो क्या मेंशन करना, प्लस अगर स्टोन की हिस्ट्री है तो हमने क्या मेंशन करना, पेशेंट के अंदर क्या है, अर्ली पोस्ट रेनल एजोटीमिया। वही जो क्लिनिकल फीचर है सेम लाइक वैसे ही आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, वो डायग्नोसिस इसकी बना लेनी है। ठीक है, अगर लेट है तो लेस देन 15 होगा। ठीक है, ब्लड यूरिया क्रेटिनिन की रेशो। डिस्टेंडेड ब्लैडर होगा, ब्लैडर देखना है अगर, तो फॉर एग्जांपल ब्लैडर पे इशू है तो उसका वो डिस्टेंडेड होगा। ठीक है, पाल्पेशन के जरिए इंस्पेक्शन पाल्पेशन करेंगे इसमें। ठीक है, ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा, डीकम्प्रेस करेंगे ब्लैडर को। क्या करेंगे, डीकम्प्रेस करेंगे ब्लैडर को। कैसे करेंगे, यूरिनिक कैथेटर डाल के, यूरिनरी कैथेटर डाल के क्या करेंगे, ब्लैडर को डीकम्प्रेस करेंगे अगर हमारे ब्लैडर पे स्पेसिफिकली इशू है। और क्या करेंगे, यूरोलॉजिस्ट को प्रेफर करेंगे पेशेंट। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट है। बस इसमें जो आपने याद रखनी है, इसकी कॉजेज याद रखनी है, सेकंड BUN रेशो याद रखनी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं, बुक वालों ने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ वो भी देख लेते हैं ना। पोस्ट रेनल एजोटीमिया ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द किडनी। मतलब कि उसने बोला है कि किडनी के बाद इशू है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी यूरिनरी ट्रैक में डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द किडनी। एग्जाम्पल यूरेटर पे इशू है। डिक्रीज आउटफ्लो रिजल्टिंग इन GFR कम हो जाएगा, पेशेंट के अंदर एजोटीमिया हो जाएगा, ओलिगोयूरिया। ये सारे कौन से फीचर हैं, AKI के। ठीक है, ये तो आपने मस्ट मेंशन करने ही करने हैं। पहली टाइप्स, अर्ली स्टेज ट्यूबुलर सेल बिल्कुल ठीक है, इसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना होगा, ग्रेटर देन 15:20:1 होगी इसकी। ट्यूबुलर फंक्शन में बिल्कुल ठीक है, तो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम है वो 1% से कम होगा। ऑस्मोलैरिटी यूरिन की कितनी होगी, 500 मिलीओस्मोल पर kg। सेम अर्ली वाले फीचर दे रहा है। लॉन्ग स्टैंडर्ड लेट केस में क्या होगा, ट्यूबुलर डैमेज हो जाएंगे हमारे, उसकी वजह से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी किसकी, ब्लड इसकी यूरिया नाइट्रोजन की। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन होगी, सॉरी नहीं होगी, और लेस देन 15% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो एपिथेलियल सेल हैं, ट्यूबुलर सेल हैं, वो क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारे एपिथेलियल सेल ट्यूबुलर सेल डैमेज करेंगे लॉन्ग स्टैंड लेट केस में, तो जो यूरिया नाइट्रोजन है ये अब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी से एक्सक्रीट होना ये भी स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की रेशियो है वो लेस देन 15 हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम लेस देन ग्रेटर देन 2%। अब इसमें 2% से ज़्यादा किस तरह होती है, वही मैंने आपको बताया कि इसमें एपिथेलियल सेल डैमेज होंगे, और वो स्पेसिफिकली वो सेल जो आपके सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे थे, अब वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवा सकेंगे, और इसकी वजह से वो एक्सक्रीट करेगा यूरिन में, 2% से ज़्यादा हो जाएगा। एन इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन, कॉन्सेंट्रेट यूरिन नहीं बना सकेगा। क्यों, क्योंकि इसमें अब हमारे आयंस के साथ साथ फ्लूइड भी जा रहा है उसके अंदर। लेस देन 500 मिलीओस्मोल पर kg, जिसमें क्या होगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी होगी। ठीक है, ये MCQs आ जाता है मोस्टली। इसको एक दफ़ा हम अपनी फर्स्ट एड बुक से भी पढ़ लेते हैं, वहाँ पे उन्होंने कौन सी रॉकेट साइंस लिखी है वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं। पोस्ट रेनल एजोटीमिया कॉजेज, स्टोन हो सकता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, कोई कैंसर या कॉन्जेनिटल अनोमली हो सकती है। ठीक है, अब इसकी तरफ पैथोफिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन बाइलेटरल भी हो सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है।
ठीक है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी वेरीज करती है, डिपेंड करती है अर्ली टाइप है या लेट टाइप है, उसका मतलब यहाँ पे ये है, डिपेंड करता है कौन सी पेशेंट के अंदर कंडीशन है। यूरिन सोडियम देखेंगे कितना है, ये भी किस पे डिपेंड करता है, अर्ली और लेट पे डिपेंड करता है। ठीक है। फ्रैक्शन एक्सक्रीशन सोडियम अगर अर्ली है तो <1%, अगर लेट है तो क्या है, <2% देखेंगे। सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन की रेशियो कितनी होगी, अर्ली में कितनी होगी, 20:1 होगी, और <15 किस में होगी, लेट में। ये वेरीज करेंगे, डिपेंड करेंगे उसकी कॉज, मतलब कि टाइप कौन सी चल रही है, अर्ली चल रही है या लेट चल रही है। ठीक है। ये आज का टॉपिक था पोस्ट एनालाइजोटीमिया, छोटा सा टॉपिक था, सेपरेटली सारे एक्यूट किडनी इंजरी को अपलोड करूंगा। ठीक है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।